हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 10th सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे थे उसका अगला लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी में करंट के बारे में जाना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में जाना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है? जो चार्ज फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के मल्टीपल्स में ही फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? चार्ज पर यूनिट टाइम और इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट क्या हो गई? एम्पियर हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना था हम लोगों ने, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट वोल्ट हो गई। ठीक है, और अब पढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जिसका जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ जो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मन मतलब जो जर्मनी के एक फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम था उनका नाम। इनको अगर पूरी तरह लिख दो, जॉर्ज साइमन ओम नाम था। कौन थे? जर्मन के थे, जर्मनी थे, जर्मन फिजिसिस्ट। ठीक है, और इन्होंने 1827 में एक प्रैक्टिकल किया था जिसमें इन्होंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या निकाला था? एक रिलेशन निकाला था। इन्होंने करंट को पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में क्या कराया? चेंजेस कराए, और इन्होंने देखा कि जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में जो लाइन आ रही है वो आ रही कैसी? स्ट्रेट लाइन आ रही है। और इन्होंने तब एक लॉ दिया जिसको नाम दिया गया ओम्स लॉ। क्या नाम दिया गया? ओम्स लॉ दिया गया, जिसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? एज पर ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर कैसा हो बेटा? कांस्टेंट हो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब इसको मान लो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू दी करंट। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो ओम्स लॉ है वो क्या है? जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने 1877 में एक प्रैक्टिकल किया था जिसमें उन्होंने पाया जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो करंट भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो जो इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो क्या होगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो ये चीज आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे, 9th में भी आपने पढ़ा होगा। एक क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। जैसे आपने पढ़ा था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता है तो क्या आया था? एक कांस्टेंट आया था G। ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया था क्या? K ma, और K की वैल्यू क्या थी? 1। तो F इज इक्वल टू ma आ गया था। ठीक है, तो जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और इस केस में वो कांस्टेंट क्या है? R। क्या है वो कांस्टेंट? R, कैपिटल R। क्लियर है? कांस्टेंट क्या है? कैपिटल R। और इसको आसान भाषा में बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक, अब ये रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है? रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, उसका विरोध करता है। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के फ्लो को विरोध करता है, उसका करंट के फ्लो का। क्लियर है इतनी बात आपको?
तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल छोटा सा यूनिट्स के ऊपर, V बराबर आई आर फॉर्मूले के ऊपर। ये तो क्या है, थोड़ा बेस बनाने के लिए पढ़ाया जाता है, समझ लो। कुछ बच्चे होते हैं V बराबर आई आर भी नहीं कर पाएंगे, उनके लिए होता है। कहाँ है क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर in which 1.5 ampere of current is in which current is allowed to pass when connected across 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और करंट गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल। आई की वैल्यू क्या हो गई 1.5 एम्पियर, वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई 6 वोल्ट बैटरी है। ठीक है, तो V बराबर वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों शेर की दहाड़ो, तो ये वही वाला वीर है। वीर को जानते हो, वीर बराबर आई आर, वीर। ठीक, वीर तुम रुको नहीं, वीर तुम थको नहीं, तो V की जगह 6 रखो, I की जगह 1.5 और R की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से R की वैल्यू कितना आएगी 6 डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4। और जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। ठीक, पॉज करके नोट कर लो। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, और अगर यूनिट की बात करें, अगर हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और यूनिट की बात करें, तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए वायर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होती है, जो अपोज करती है, विरोध करती है, रेजिस्ट करती है। किसका रेजिस्ट करती है, करंट का, मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस का रेजिस्ट करेगी, मतलब करंट का भी रेजिस्ट करेगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी, मतलब ये मान लीजिए कंडक्टिव वायर है, तो इसकी प्रॉपर्टी होगी कि ये जो है कुछ अमाउंट तक चार्जेस के फ्लो को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। तभी जो वायर्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, है ना, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस में वो आती है, बाधा आती है। तो अगर हम बात करें इसकी, R बराबर V अपॉन आई, इसको बोलते हैं ओम। इसकी यूनिट क्या है ओम, इसको ओम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बना दो, 2 डंडे बना दो, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे टोपा पहना दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया ओम। ठीक, तो ऐसे बना दो, ये ओम का सिंबल OHM। क्लियर है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम होती है। ठीक, अब अगर बात करें कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, फिर एक मिनट जस्ट देख लें। हाँ, ठीक, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस, बार बार देखना पड़ता है वीडियो चल रही कि नहीं चल रही, क्योंकि अभी
पिछली 2 वीडियो क्या है, अभी हम ये चीज पता है तीसरी बार पढ़ा रहे हैं, यही चीज वेक्टर ऑन विद द रेजिस्टेंस डिपेंड और ओम्स लॉ। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या हो गया फोन में, चलते चलते वीडियो अपने आप रुक जा रही है, बन ही नहीं रही है। ठीक, तो फैक्टर्स, वो फैक्टर्स ऑन जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखो बेटा, देखो जो वायर होती है, वायर की क्या होती है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। तो जितना लंबा वायर होगा, ठीक है, जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा उस वायर का। समझ गए बात को? जितना लंबा वायर होगा उतना लंबा ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। और जितना ठीक है, ये मान लीजिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है, और ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो एरिया है इसको बोलेंगे हम क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया है। और इसके क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेजिस्टेंस होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मान लीजिए यहाँ से अपोजिशन हो रहा है, ठीक है, तो अब एरिया क्या हो गया, वायर का एरिया क्या होगा, बढ़ गया। मतलब वायर कैसा हो गया, थिक हो गया, मोटा हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होने में क्या होगी, ज्यादा स्पेस मिल गया, और ज्यादा स्पेस मिल गया तो क्या, इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रांसफर हो गए। रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड, विरोध कुछ होगा नहीं तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड क्या होगा, कम होगा। तो एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लेंथ बढ़ाने पे वो वायर की रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है, अगर हम ओवरऑल बात करें तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, एल अपॉन ए पे। किस पे डिपेंड करता है, एल अपॉन ए पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर हम इसको, अब वही बात 100 बार, 1000 बार, करोड़ों बार आपको बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या इंट्रोड्यूस होगा, एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस होगा। और उस कांस्टेंट को इस केस में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, एल अपॉन ए। ठीक है, एल अपॉन ए। तो ये क्या हो गया बेटा, फॉर्मूला हो गया। अगर आपको लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है उसका, और रेजिस्टिविटी पता है उस मटेरियल की, तो आप जो है रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस आखिर कितना होगा। अब भैया ये जो नई चीज आई है, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से तो आप वाकिफ हैं, क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मैथ के होनहार स्टूडेंट, मैथ में हमेशा 100 में से 100 आते हैं। ठीक है, लेंथ के बारे में जानते हैं, लेंथ भी मैथ का काम है। लेंथ क्या होती है भैया, किसी लंबाई। अच्छा, रेजिस्टेंस अभी हमने पढ़ा क्या होता है, जो विरोध होता है करंट के या फिर चार्जेस के फ्लो के पाथ में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब बात होती है ये रेजिस्टिविटी आखिर क्या होती है, क्या आ गई भैया नई चीज। ठीक है, ये नई चीज क्या हो गई, तो इसको अगर देखें तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो, ए ऊपर जाएगा और एल नीचे आएगा। ठीक है, ए किससे, आर से मल्टीप्लाई होगा, और एल कहाँ जाएगा, नीचे। तो रेजिस्टिविटी की बात करें तो ये क्या होता है, आर ए अपॉन एल। क्या होता है ये, आर ए अपॉन एल होता है। और ये क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो ये किस, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ वायर की जो है 1 मीटर हो जाए, तो ये 1 और अपॉन 1 तो 1 इंटू आर क्या हो जाएगा, आर। तो रेजिस्टिविटी जो वो होगी वो क्या हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी 1 मीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर है, ये क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये लेंथ जो है 1 मीटर है, ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। मतलब कॉपर के अगर 1 मीटर और वायर का 1 मीटर स्क्वायर, तो उसकी रेजिस्टिविटी आपको पता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो आर को हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी को आर के बराबर बोल सकते हैं कब, जब 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या हो, 1 मीटर होगा, तब रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी। और अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर एंड ऑफ 1 मीटर
लेंथ। तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होती है। कब, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ क्या हो 1 मीटर हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कुछ चीजों को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक, और इसकी अगर यूनिट की बात करें रेजिस्टिविटी की, तो आर ए अपॉन एल हो गई। तो आर की यूनिट क्या होगी ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, मीटर बचा, तो यूनिट क्या होगी ओम मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई बेटा, ओम मीटर हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा लेक्चर आज समझ में आया होगा। हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा, V = IR पढ़ा, और उसके बाद हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना है। ठीक है, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी उससे डिफाइन हुआ और रेजिस्टिविटी हमारे सामने निकल के आया। ठीक है, और रेजिस्टिविटी की हमने डेफिनेशन बता दी, वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया हो और लेंथ कितनी हो 1 मीटर हो, तो रेजिस्टिविटी किसके, रेजिस्टेंस के बराबर होगी, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। क्लियर है, तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम ओम्स लॉ और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।